हाय दोस्तों, मैं कृष्ण चौरसिया या सिटी DSSB नई दिल्ली से। दोस्तों एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ और नया कंटेंट लेके नई वीडियो के साथ और नया टॉपिक के साथ, नया MCQs के साथ। दोस्तों आज हम सब MCQs के स्पेशल इस MCQs प्रश्न के संबंधित एक टॉपिक लेके आए हैं जो आपके सामने है। दोस्तों आपको यह वीडियो में आपको स्वतः रेट करना है और ऑप्शन स्वतः चूज करना है। इसके बाद आपको अपनी क्षमताओं का आकलन करना है कि आप कितना प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं। और यदि आपको प्रश्न का आंसर उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके इसका उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। चलिए देर न करते हुए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न में कह रहा है कि विश्व की सबसे छोटी कद वाली महिला कौन है जो भारत के नागपुर शहर से संबंधित है। दोस्तों इसका उत्तर आपको देना, पहले आपको देना है, उसके बाद मैं आपको राइट टू राइट आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों पहला इसमें है निधि गोयल, बी है प्रीति श्रीनिवासम और सी है आपके सामने ज्योति आमगे, चौथा है वैशाली सलावकार। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने है। आप आई होप कि आप चूज कर चुके होंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने सी है। कौन सा है? सी है। क्या है? सी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों और आप प्रश्न को सॉल्व कर चुके होंगे और आप उत्तर समझ चुके होंगे दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा। दोस्तों आप बेहतरीन ढंग से उत्तर देने का कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा अपेक्षा है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। चलिए तो दोस्तों ये प्रश्न दूसरा आपके सामने है। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि अफेसिया किस प्रकार की विकलांगता से शामिल है। यानी कह रहे हैं कि अफेजिया होना चाहिए, या अफेसिया दिया है। अफेजिया किस प्रकार की विकलांगता में शामिल है, मतलब ये बताना है कि अफेजिया किस प्रकार की विकलांगता में शामिल है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका पहला उत्तर क्या है? ऑप्शन पहला है वाणी एवं भाषा अक्षमता, दूसरा है बौद्धिक अक्षमता, तीसरा है आपके सामने श्रवण अक्षमता और चौथा आपके सामने है क्रोनिक न्यूरोलॉजिक स्थितियाँ। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने वाणी एवं भाषा अक्षमता है। यानी वाणी एवं भाषा अक्षमता है। कौन सा है? पहला सही है। क्या सही है? पहला सही है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। पहला उत्तर इसका सही है। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है और इसमें कहा जा रहा है कि तीसरे प्रश्न में क्या कहा जाए, लेप्रोसी के रोग के परीक्षण, मतलब जो लेप्रोसी रोग होता है उसके बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि लेप्रोसी की रोग के परीक्षण के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट अधिक उपयोगी नहीं है। यानी दोस्तों इन चार ऑप्शनों में कौन कौन से इसमें कौन कौन से टेस्ट हैं जो उपयोग में लाए जाते हैं, उपयोग में रखे जाते हैं, और इसमें कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके उपयोग में या उसके उपयोग में, लेप्रोसी रोग के परीक्षण में उसका उपयोग नहीं होता है, ये बताना आपको। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है।
तो दोस्तों पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन इसका यह है भौतिक परीक्षण, त्वचा बायोप्सी परीक्षण, तीसरा है रक्त परीक्षण, चौथा है आपका लेप्रोमिन त्वचा परीक्षण। तो यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने सी होगा। क्या होगा? इसका उत्तर आपके सामने सी होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर सी है। चलिए देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपके सामने है। इसमें कह रहा है, चौथे प्रश्न में क्या कह रहा कि मंगोलिज्म एक मेडिकल शब्द था। मंगोलिज्म एक मेडिकल शब्द था जिसे डैश डैश वाले लोगों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी दोस्तों मंगोलिज्म एक मेडिकल शब्द था जिसे डैश डैश लोगों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है। और पहला ऑप्शन है वाग्वधिता यानी वाग्वधिता, दूसरा है डाउन सिंड्रोम, तीसरा है वधिरांधता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों इसका उत्तर आप चूज कर चुके होंगे और इसका उत्तर बी होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर बी है, डाउन सिंड्रोम। यानी दोस्तों इसका उत्तर बी है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम होता है ये मंगोलिज्म का जब टेस्ट होता है, पहचान किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों अगले प्रश्न में ये पूछ रहा है कि किस प्रमस्तिष्की पक्षाघात में अस्थिर और अनियमित गति होती है। इसमें बच्चों का संतुलन खराब होता है। यानी दोस्तों इसमें बच्चों का जो संतुलन होता है वो खराब होता है। इसके बारे में हमें बात करनी है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और चार ऑप्शन में से आपको उत्तर को देना है। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है आपके सामने स्पास्टिसिटी, दूसरा का है एथेटोसिस, सी क्या है? सी है अटैक्सिया, और डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है आप चूज कर चुके होंगे। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है सी। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है आपके सामने? सी है। और टैक्सिया क्या है? अटैक्सिया इसका उत्तर होगा दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप उत्तर चूज कर चुके होंगे। चलिए हम देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न संख्या 6। इसमें कह रहा है कुष्ठ रोग का इलाज करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1995 में कौन सी चिकित्सा विकसित किया था? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है और पहला ऑप्शन ये है कि बहुत चिकित्सा, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कुष्ठ रोग चिकित्सा, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है मोटर चिकित्सा, और चौथा है डोमेन चिकित्सा। यानी दोस्तों इसका उत्तर ए होगा। क्या होगा? यानी दोस्तों इसका उत्तर ए होगा। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ आ रहा होगा दोस्तों, और इसका उत्तर आपके सामने है। आप अपने से स्वतः हमसे पहले उत्तर का पुष्टि कर लेंगे ताकि आपको
खुद ही पता चल सके कि हाँ आप कितने प्रश्न का जवाब दे सकते हैं या दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे में आपका अपना आकलन होगा, आपकी अपनी तैयारी होगी। दोस्तों अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित डिग्रियां लेके बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बेहतरीन साबित होगा। चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित नहीं है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित नहीं है। यानी दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से उसका उत्तर छांटना है। और देखिए आपके सामने पहला ऑप्शन यह है कि ब्रेल के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, स्थिति समायोजन में समस्या होती है। ठीक है, ए श्रवण अधिगमकर्ता होते हैं, अधिगमकर्ता होते हैं, सॉरी ये कारक ए श्रवण अधिगमकर्ता होते हैं, ए देख कर सीखते हैं, चौथा ये देख कर सीखते हैं। यानी दोस्तों इसमें आपका उत्तर क्या होगा, इसमें देखो पहले ये समझ लो कि इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि संबंधित नहीं है। ठीक है, हमें बताना है संबंधित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका उत्तर डी है। क्या इसका उत्तर डी है। तो दोस्तों इसमें जिससे दृष्टिबाधित बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित नहीं है। ये देख कर, देखो दृष्टिबाधित बच्चे जो हैं देख कर नहीं सीखते हैं, या तो वो ब्रेल के माध्यम से सीखते हैं, या वो समायोजन के माध्यम से सीखते हैं, या वह श्रवण अधिगमकर्ता के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न आपके सामने 8वां हो गया। और प्रश्न 8 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बौनेपन वाले व्यक्ति की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी होती है। यानी दोस्तों कह रहा है कि बौनेपन वाले व्यक्ति की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी होती है, इसके बारे में बताना है। तो चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और पहला ऑप्शन आपके कह रहा है कि औसत ऊंचाई वाले लोगों के समान, औसत ऊंचाई वाले लोगों के समान। वी कह रहा है औसत कद वाले लोगों की तुलना में लगभग 10 साल कम। तीसरा कह रहा है औसत कद वाले लोगों की तुलना में लगभग 20 साल कम। चौथा कह रहा है डी औसत कद वाले लोगों की तुलना में लगभग 30 साल कम। यानी दोस्तों यह औसत जीवन प्रत्याशा इसका कितना होता है, बौनेपन वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए पूछ रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए इसका उत्तर बताइए, कौन बताएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने है ए। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने ए है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इसका उत्तर ए है, जिससे कि बौनेपन वाले व्यक्ति की औसत प्रत्याशा कितनी होती है। औसत प्रत्याशा जो होता है वो औसत ऊंचाई वाले लोगों के समान होता है। क्या होता है, औसत ऊंचाई वाले लोगों के समान होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपके सामने प्रश्न संख्या 9। यानी का इसमें प्रश्न पूछ रहा है प्रमस्तिष्की पक्षाघात के पुनर्वास के लिए कौन से कदम वांछनीय है।
कौन से कदम वांछनीय, ये बताना है। किसमें बताना है आपको? प्रमस्तिष्की पक्षाघात के पुनर्वास के लिए कौन से कदम वांछनीय है। यानी दोस्तों प्रमस्तिष्की पक्षाघात वाले जो कदम है उसमें वांछनीय क्या है, मतलब सही क्या है, उसको बताना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन आपके सामने है, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वेक्षण द्वारा प्रमस्तिष्की पक्षाघात की शीघ्र पहचान, प्रमस्तिष्की पक्षाघात की शीघ्र पहचान। और बी है आपके सामने, लक्षण दिखने पर नज़दीकी अस्पताल में भेजें। यानी लक्षण दिखने पर नज़दीकी अस्पताल में भेजना। ठीक है, और सी कह रहा है कि बाल मनोचिकित्सा यानी बाल मनोचिकित्सक के पास जाने हेतु परामर्श देना या उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों यह उत्तर आपके सामने है। आप आई होप कि आप समझ पाए होंगे, इसका उत्तर आपके सामने है और डी होगा इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक बार देखते हैं, जो प्रमस्तिष्की पक्षाघात वाले बच्चे होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। पहले हमें पहला कदम हमें क्या उठाना चाहिए, वांछित जो कदम होता है, जो महत्वपूर्ण कदम होता है, वह हमें कब उठाना चाहिए, किस स्थिति में उठाना चाहिए, कहाँ के लिए उठाना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों पहले हमें क्या करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वेक्षण द्वारा प्रमस्तिष्की पक्षाघात की शीघ्र पहचान, मतलब हमें अपने क्षेत्र में ही उसका पहचान के हिसाब से अगर दिखे या करना चाहिए। उसके बाद तुरंत हमें लक्षण दिखने पर नज़दीकी अस्पताल में भेजना चाहिए और बाल मनोचिकित्सक के पास जाने हेतु परामर्श देना चाहिए। यानी हमें जो बाल चिकित्सालय होता है वहाँ पर भेजने के लिए परामर्श देना चाहिए। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में ये कह रहा है कि 10वां प्रश्न ये है कि विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए मंत्रालय कौन सा है। विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए मंत्रालय कौन सा है, इसके बारे में कह रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको इसका उत्तर देना है। तो पहला उत्तर है आपके सामने श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और सी है आपके सामने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और डी आपके सामने शिक्षा मंत्रालय। यानी दोस्तों जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, विकलांग कैटेगरी में आते हैं, व्यक्ति किसी भी स्थिति से विकलांग हो उसके लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, यही उत्तर इसका सही होगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, यानी उत्तर इसका यही सही होगा। तो दोस्तों इसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु मंत्रालय कौन सा है। तो ये जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, ये विकलांग कल्याण हेतु सर्वाधिक सक्रिय मंत्रालय है, सर्वाधिक सक्रिय मंत्रालय। इसमें विकलांग व्यक्ति या विकलांगों से संबंधित समस्याओं का सॉल्यूशन निकाला जाता है। ऐसे बच्चों को किसी भी स्थिति में अगर इनका रिपोर्ट वहाँ तक जाता है तो उनका मतलब सॉल्यूशन बहुत जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोस्तों अगले प्रश्न में ये आपके सामने है, कह रहा है कि ये कह रहा है प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकल रोग के लक्षण से संबंधित नहीं है। यानी दोस्तों सिकल रोग के लक्षण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन ए यानी थकावट, सांस फूलना, चिड़चिड़ापन, खान पान में अरुचि, खान पान में अरुचि,
और बी है आपके सामने जोड़ों में सूजन हुआ तथा दर्द। सी है आपके सामने शरीर लाल दिखाना। और डी आप क्या है, तिल्ली का बढ़ जाना। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपको बताना है सिकल रोग के लक्षण से संबंधित नहीं है। जो नहीं है दोस्तों उसको बताना इसमें क्या हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इसका उत्तर आपके सामने है। शरीर कौन बताया? इसका उत्तर आपके सामने सी है। किसने बताया? ठीक है, इसका उत्तर आपके सामने सी है। यानी दोस्तों सिकल रोग के लक्षण से संबंधित नहीं है। शरीर लाल दिखना, इसमें शरीर का लाल दिखना नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं। तिल्ली का बढ़ जाना होता है, जोड़ों में सूजन तथा दर्द भी हो जाता है, थकान भी होता है, सांस का फूलना भी होता है, चिड़चिड़ापन भी आता है, खान पान में अरुचि भी रहता है। इस सिकल रोग के लक्षण हैं। क्या हैं? सिकल रोग के लक्षण हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। दोस्तों अगले प्रश्न में प्रश्न आपके सामने है और इसमें ये कह रहा है कि ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने उत्तर है, प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 12 में क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार ने 1898 में डैश एक्ट लागू किया था। मतलब जो एक्ट 1898 में किया था उसके बारे में बताना है। तो कौन सा एक्ट लागू किया था? यानी पहला ऑप्शन क्या है, मानवाधिकार अधिनियम। दूसरा ऑप्शन है वैश्विक विकलांगता अधिनियम। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है सेरेब्रल पॉलिसी एक्ट। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कुष्ठ रोग अधिनियम। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने डी है। क्या है? इसका उत्तर आपके सामने डी है। क्या है? इसका उत्तर आपके सामने डी है। यानी दोस्तों कुष्ठ रोग अधिनियम जो है 1898 में लागू किया गया था। 1898 में कुष्ठ रोग अधिनियम यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा किया गया था। आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न है और देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है और क्या इसमें कहा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों ये प्रश्न संख्या 13 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रमस्तिष्की पक्षाघात से संबंधित नहीं है। यानी दोस्तों इसमें कह रहा है प्रमस्तिष्की पक्षाघात से संबंधित नहीं है। इसमें जो विशेषताएं दी गई है ऑप्शन में, इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है प्रमस्तिष्की पक्षाघात से संबंधित, उससे आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कि प्रमस्तिष्की पक्षाघात की विशेषता में पहला ऑप्शन प्रमस्तिष्की चोट के कारण उत्पन्न होती है। अच्छा, मतलब प्रमस्तिष्की जो ये कारण बनता है, प्रमस्तिष्की जो होता है यह चोट के कारण होता है। अच्छा ठीक है। बी का कह रहा है गामक क्रियाओं में विक्षोभ जैसा पक्षाघात कमजोरी एवं असंतुलन उत्पन्न होती है। क्या होती है? असंतुलन उत्पन्न होती है। ठीक है। और सी ऑप्शन क्या दिया? उत्पत्ति किशोरावस्था में होती है। अच्छा, मतलब एक कह रहा है मस्तिष्की पक्षाघात की उत्पत्ति किशोरावस्था में होती है, ये नहीं है। ठीक है, ठीक है। और चौथा डी आपके सामने, इनमें से इसमें
अधिगम अक्षमता मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी पाई जाती हैं। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन जो इसकी प्रमस्ती पक्षाघात की विशेषता नहीं है वो सी नहीं है। क्या नहीं है? सी नहीं है। आपके सामने जो ऑप्शन सी है वो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं है। क्यों? उसको हम बता रहे हैं। जैसे प्रमस्तिष्की पक्षाघात की विशेषता जो है वो सभी हैं, लेकिन इसकी विशेषता उत्पत्ति किशोरावस्था में होती है, यह नहीं है। क्योंकि प्रमस्तिष्की पक्षाघात जो किशोरावस्था में नहीं होती है, ये मतलब इसका लक्षण पहले ही दिखाई देने लगता है। इस कारण जो है एक कारण की उत्पत्ति मतलब कारण प्रमस्तिष्क पक्षाघात की उत्पत्ति किशोरावस्था में होती है। यानी दोस्तों ये किशोरावस्था में नहीं होती है, विशेषता इसकी नहीं है, यह पहले ही उत्पन्न होती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि बौनापन के लिए कौन सा उपचार उपलब्ध है। मतलब बौनापन के लिए कौन सा उपचार उपलब्ध है, हमें उसके बारे में बताना है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम देखते हैं ऑप्शन ए है आर्थोटिक्स। क्या? आर्थोटिक ट्रीटमेंट। बी है आपके सामने सर्जिकल ऑप्टिक। और सी आपके सामने ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शन उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने है उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका उत्तर डी होगा। ये कह रहा कि बौनापन के लिए कौन सा उपचार उपलब्ध है, कौन सा उपचार उपलब्ध है। तो इसमें सारे उपचार जो इसमें ऑप्शन दिए हैं सभी आते हैं। ठीक है, सभी उपचार ये बौनापन से रिलेटेड हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 में क्या कह रहा। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है कि विकलांगता क्या सही विकासात्मक समन्वय विकार अन्य किस रूप में भी जाना जाता है। मतलब ये कह रहा है कि विकासात्मक समन्वय विकार अन्य किस रूप में भी जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन है डिस्प्रैक्सिया और दूसरा ऑप्शन है आपके सामने विकासात्मक अफेजिया। तीसरा ऑप्शन मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डी है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों एक कह रहा है कि विकासात्मक समन्वय विकार जो है डिस्प्रैक्सिया से संबंधित है। क्या जाना है? डिस्प्रैक्सिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका उत्तर क्या है आपके सामने? ए है। क्या है? ए है। ठीक है, ये आपके सामने इसका उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न संख्या 16 में क्या कर रहा है। प्रमस्तिष्क पक्षाघात में डैश डैश सुधार लाया जा सकता है। प्रमस्तिष्क पक्षाघात में डैश डैश सुधार लाया जा सकता है। ऑप्शन पहला है क्लिनिकल ऑपरेशन, दूसरा है योग, तीसरा है भौतिक चिकित्सा, चौथा है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और आप अपना उत्तर चूज कर चुके होंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने है भौतिक चिकित्सा। यानी दोस्तों ये आपके सामने है भौतिक चिकित्सा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है, ये है आपके सामने प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि हैंसनस रोग जो होता है, हैंसनस रोग को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। जिससे जो हैंसनस रोग होता है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ये कह रहा है कि हीमोफीलिया, दूसरा कुष्ठ रोग, तीसरा थैलेसीमिया और चौथा है ग्लूकोमा। यानी दोस्तों इसका उत्तर बी होगा। क्या होगा? इसका उत्तर बी होगा। क्या? बी। तो दोस्तों जो हैंसनस रोग होता है उसका दूसरा नाम जो होता है वो कुष्ठ रोग होता है। क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। तो दोस्तों अगले प्रश्न आपके सामने है और इसमें कह रहा है कि तो दोस्तों ये प्रश्न संख्या 18 है और इसमें कह रहा है कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग कितने प्रतिशत आबादी सिकल सेल रोग से ग्रसित है? बाप रे बाप। इसमें कह रहा है कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग कितने प्रतिशत आबादी सिकल सेल रोग से ग्रसित हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपके सामने है 5%, 18%, 15% और 10%। तो दोस्तों आई होप कि आप इसका उत्तर दे चुके होंगे। इसका उत्तर दोस्तों 10% है। क्या है? इसका उत्तर आपके सामने क्या है? 10%। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका उत्तर 10% है। क्या है? 10%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगले प्रश्न आपके सामने है अगला, और इसमें कह रहा है कि 19 में थैलेसीमिया राजधानी के रूप में किस देश को जाना जाता है? अच्छा, थैलेसीमिया राजधानी के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो दोस्तों आई होप कि ये आपको पता होगा, एकदम इजी प्रश्न है और आपको आई होप कि आपको ये पहले से ही पता होगा। इसका उत्तर आपके सामने है भारत। क्या है? भारत है दोस्तों, पता है कि नहीं है? इस देखो भारत जो है थैलेसीमिया राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्या जाता है? थैलेसीमिया राजधानी के रूप में जाना जाता है भारत को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि भैया प्रश्न संख्या 20 कर ऐसे व्यक्ति जो माता पिता से एक सामान्य और दूसरा असामान्य हीमोग्लोबिन जीन प्राप्त करता है उसे कहते हैं। लो, अब इसका ऑप्शन हम बताओ, देखते हैं कितना दम है आपके अंदर, और कमेंट करके बताओ इसमें है क्या, इस उत्तर का ऑप्शन क्या हो सकता है, बताओ। और देखो एकदम इजी प्रश्न है, और इसका ऑप्शन पढ़ के सुनाते हैं। ऑप्शन ए है सिकल सेल ट्रेड, दूसरा ऑप्शन है बी सिकल सेल 1+, और सी है आपके सामने सिकल सेल टेस्ट और ट्रेट, चौथा डी है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? सिकल सेल ट्रेट। क्या? सिकल सेल ट्रेट। इसका उत्तर यही सही है, यानी आपके सामने सी है। इसका उत्तर आपके सामने
सही है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको फिर बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ये जो कंटेंट लाता हूँ और मेरे पास पढ़ाने के लिए संसाधन नहीं है, फिर भी मैं आपको एक अच्छा से अच्छा प्रश्न और मतलब एग्ज़ाम के लेवल का प्रश्न मैं ढूंढ के लाता हूँ, आपके लिए लाता हूँ और आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप तैयारी करिए, मैं आपको ढूंढ के प्रश्न लाऊंगा और बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न दूंगा। और भी छोड़ो, राज्य के मतलब पूरे इंडिया के किसी भी राज्य में आप यदि स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं, ये प्रश्न आपके लिए कारगर साबित होंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे और हम चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है, जब पैर व हाथ दोनों ही बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। यानी दोस्तों जब पैर व हाथ दोनों ही बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बाकी शरीर की लंबाई सामान्य होती है, तो यह किस प्रकार की ड्वार्फिज्म के अंतर्गत आता है। ये कह रहा है कि किस प्रकार की ड्वार्फिज्म के अंतर्गत आता है। जो ड्वार्फिज्म वाले बच्चे होते हैं वो उसमें भी कैटेगरी होता है, ये किस कैटेगरी में आते हैं उसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन आपके सामने है, कह रहा कि एक्रोमेलिक, बी है आपके सामने तो बी है आपके सामने रोजोमेलिक, और सी है आपके सामने मीजोमेलिक, और डी है आपके सामने माइक्रोमेलिक। यानी दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा आपके सामने है। आप उत्तर को चूज कर चुके होंगे दोस्तों। तो इसका उत्तर आपके सामने ये है, क्या है? ए। क्या है? ए। यानी दोस्तों ये कह रहा है कि उत्तर में कि एक्रोमेलिक यही इसी कैटेगरी में बच्चे आते हैं जिसके हाथ व पैर दोनों बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और सामान्य शरीर जो शरीर होते हैं सामान्य लोगों की तुलना में सेम होते हैं, और केवल उनका या तो हाथ ही बिल्कुल छोटा होता है या उनका पैर ही बिल्कुल छोटा होता है। शरीर की तुलना में वही दोनों अंग में से कोई भी अंग बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और उनका रूप जो है विकृत होता है। और अन्य शरीर हैं मतलब पूरे शरीर के पूरे अंग हैं वो सामान्य व्यक्ति के समान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं एक्रोमेलिक के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 के बाद आता है 21 और 21 के बाद आए आपके सामने 22। और 22 में क्या कह रहा है? 22 में कि प्रमस्तिष्की पक्षाघात से ग्रसित बच्चों के प्रबंधन के प्रथम चरण में मुख्यतः कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आपको प्रश्न एक बार फिर से सुनाते हैं। कह रहा है इसमें प्रमस्तिष्की पक्षाघात से ग्रसित बच्चों के प्रबंधन के प्रथम चरण में मुख्यतः कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है उसको देखना है। चिकित्सकीय देखभाल, दूसरा है बी विकृत की रोकथाम, सी है आपके सामने उपचारात्मक प्रक्रियाएं, डी है आपके सामने उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों इसमें उपयुक्त सभी जो है वही इसका उत्तर है। क्या दोस्तों? यही इसका उत्तर है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि जो प्रमस्तिष्की पक्षाघात से ग्रसित बच्चे होते हैं, ठीक है, जो प्रमस्तिष्की पक्षाघात से ग्रसित बच्चे होते हैं उनके लिए प्रथम चरण में
प्रथम चरण में चिकित्सकीय देखभाल होना चाहिए, विकृति की रोकथाम के लिए उपाय करना चाहिए, उपचारात्मक प्रक्रियाएं करनी चाहिए, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न संख्या 23 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि विश्व पार्किंसन रोग दिवस डैश डैश को मनाया जाता है। विश्व पार्किंसन रोग दिवस डैश डैश को मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 11 अप्रैल को, बी 8 मई को, सी 7 अक्टूबर को, डी 5 जून को। यानी दोस्तों आई होप कि आप उत्तर चूज कर चुके होंगे। इसका उत्तर है आपके सामने ए। यानी दोस्तों ये आपके सामने उत्तर है क्या? ए। ठीक है, तो इसका 11 अप्रैल को होता है। क्या कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पार्किंसन रोग दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 24। इसमें कह रहा है कि कोई बच्चा किसी स्थिति के कारण कोई बच्चा किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, किसी एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की पूर्ण अवहेलना करता है। इसका मतलब क्या है? यानी दोस्तों कोई बच्चा है किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान देता है या केंद्रित करता है और दूसरे की पूर्ण अवहेलना करता है, और दूसरे की पूर्ण अवहेलना करता है, नकारता है। इसका मतलब क्या है? यानी दोस्तों इसका मतलब हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने, आत्म केंद्रित व्यवहार, अनुसरण की अक्षमता। सी आपके सामने है, प्रतीकात्मक विचार पर फोकस, प्रतीकात्मक विचार पर फोकस। चौथा है डी, एकाग्रता। यानी दोस्तों यही इसका उत्तर सही है, यानी डी इसका उत्तर सही होगा। क्या होगा? डी। डी क्यों सही होगा उसके लिए मैं बताता हूँ। जो कोई बच्चा है यदि अब किसी एक पहलू पर वो ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की अवहेलना करने लगता है, तो वहाँ पर एकाग्रता की विविधता पाई जाती है। जैसे कि बच्चा एक ही चीज़ को सर्वांगीण देने के लिए तैयार है और दूसरे को वो इग्नोर करने लगता है, तो इसका मतलब है कि वो एक चीज़ पर ही एकाग्रित हो जाता है। जब बच्चा एकाग्रित करने लगता है, एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लगता है और दूसरे की वो अवहेलना करना स्वाभाविक सी बात है कि करेगा। जैसे आपके अंदर की अगर कोई क्षमता नहीं जानता है, तो आप यदि उसके अनुरूप कार्य नहीं करते हैं या उसकी बात नहीं मानते हैं, तो वो आपका कहीं न कहीं निंदा करने लगता है या आपकी बुराई करने लगता है और आपकी अच्छाइयों को इग्नोर करता है। ठीक उसी प्रकार इसमें कहा गया है एकाग्रता से संबंधित। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 दोस्तों, प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कोई बच्चा किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे पहलू की अवहेलना, ये प्रश्न संख्या वही है दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 सही। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों हमें बताना है कि कौन बुद्धि से संबंधित रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। अच्छा, बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ये बात तो सही है दोस्तों। बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। दूसरा क्या है? दूसरा में यह है कि यह
व्यवहार की गुणवत्ता से आगे जा सकती है। सी है यह सामंजस्य अनुकूलन करने में सहायक है, यानी यह सी जो है यह सामंजस्य अनुकूलन करने में सहायक है। अच्छा, डी है आपके सामने, यह अस्थाई एवं अपरिवर्तनशील है। क्या? यह अस्थाई एवं अपरिवर्तनशील है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसका उत्तर आपके सामने डी है। क्या है? इसका उत्तर आपके सामने डी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने क्या है? डी। और इसके बारे में एक बार फिर से हम बात करेंगे कि जो बुद्धि जो होता है ना, बुद्धि जो होता है यह अस्थाई एवं अपरिवर्तनशील होता है। मतलब यह बार बार परिवर्तित नहीं होता। मतलब आपके अंदर टैलेंट है तो रहेगा, वो दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। और यह अस्थाई होता है, मतलब बुद्धि जो अस्थाई होता है, इसमें मतलब चेंजिंग नहीं होता। जो आपके पास सोचने की, समझने की या बात करने की जो क्षमताएं हैं, तर्क करने की जो क्षमताएं हैं, बुद्धि के जो पहलू हैं, वो आपके अंदर जो विद्यमान हैं और जन्मजात होती हैं, उसमें विकास हो सकते हैं, लेकिन वह है परिवर्तित नहीं होती, मतलब अपरिवर्तनशील होती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने का आपका फ़ायदा ये है कि कोई भी कंटेंट, कोई भी अपडेटिंग यदि हम वीडियो में करते हैं या नया कंटेंट लाते हैं तो आप तक एकदम डायरेक्टली और सही तरीके से पहुंच जाएगा और तुरंत पहुंचेगा, ताकि आपको उस चीज़ का नॉलेज हो सके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। चलिए